हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है VVU ऑफिसर सेंटर पे। आज हम देखने जा रहे हैं मेजर 1 पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, शक्तियाँ एवं कार्य। ठीक है, चलिए हम बिना किसी देरी का क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का भूमिका, संरचना, शक्ति और कार्यों को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले भूमिका शुरुआत करते हैं। भारत में न्याय व्यवस्था का सबसे ऊंचा स्थान सर्वोच्च न्यायालय है। जो न्याय व्यवस्था उसमें सबसे ऊंचा स्थान किसका है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का है। इसके ऊपर देश के कोई दूसरी अदालत नहीं है और इससे ऊपर कोई भी अदालत इससे ऊपर नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ साथ हुई थी। जिस दिन संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उसी दिन सर्वोच्च न्यायालय का भी स्थापना हुआ था। और अनुच्छेद जो है ना, संविधान में जो अनुच्छेद है 124 से लेकर 147 तक, वो सर्वोच्च न्यायालय से जुड़ी है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसका जो 124 से लेकर 147 तक अनुच्छेद है, वो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया। सर्वोच्च न्यायालय का काम केवल लोगों का झगड़ा का फैसला करना नहीं है। जो सर्वोच्च न्यायालय का काम है, वो लोगों केवल झगड़ा फैसला नहीं करता, यह संविधान की रक्षा करता है। और जो संविधान है उसका रक्षा करता है, लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है और यह देखता है कि सरकार और संसद संविधान के अनुसार काम करे। और सर्वोच्च न्यायालय है सो क्या देखता है कि सरकार और संसद जो है सो संविधान के अनुसार काम करे, वह मनमानी ना करे। वह सबको सर्वोच्च न्यायालय देता है। इसी कारण इसे संविधान की रक्षा भी कहा जाता है। और इसी कारण जो है सो संविधान का रक्षा किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। अब इसका हम संरचना को देखते हैं दोस्तों। संरचना, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश भी होता है और अन्य न्यायाधीश भी होते हैं। मुख्य न्यायाधीश पूरे सर्वोच्च न्यायालय के काम को देखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य काम होता है वो मुख्य न्यायाधीश देखते हैं। और अलग अलग मामलों की सुनवाई के लिए न्यायाधीश के पीठ बनाई जाती है। यानी कि जो अलग अलग मामला है, बहुत सारा मामला होता है, उसमें से न्यायाधीशों का समझ लिया टीम बनाई जाती है। पीठ मतलब टीम बनाई जाती है और अलग अलग टीम अलग अलग मामलों को देखता है। ठीक है, अब जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है, संरचना में नियुक्ति भी आती है, उसका योग्यता भी आती है और सेवानिवृत्त कितनों महीनों का, कितनों साल का रहता है, कब तक उसका वो सेवानिवृत्त कब तक रहेगा, वो भी होता है। ठीक है ना। पहले हम नियुक्ति देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश है वो नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। यह नियुक्ति एक निश्चित संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार होता है। और जो नियुक्ति है न्यायाधीशों का, वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं और उसका जो संवैधानिक प्रक्रिया होता है उसके बदौलत किया जाता है। अब न्यायाधीश बनने का योग्यता को देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति का भारत का नागरिक होना जरूरी है। और वह जो व्यक्ति जो न्यायाधीश बनेगा वह भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा इसके पास कानून के क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। और क्या न्यायाधीश ऐसे ही बन जाएगा? उसे कानून के बारे में अनुभव होना चाहिए। वह कम से कम 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा होगा। और जो कम से कम जो उच्च न्यायालय है, यानी कि हाई कोर्ट वगैरह का, कम से कम 5 वर्ष तक वहाँ वहाँ का जज होना चाहिए होगा। कम से कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकील रहा होगा और 10 साल को वकील रहना चाहिए। जज भी और वकील भी रहना पड़ता है। तब राष्ट्रपति की नज़र में योग्य विधि विशेषज्ञ भी इस पद के लिए योग्य हो सकता है। तब राष्ट्रपति की नज़र में योग्य साबित होगा। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं न्यायाधीश के सेवानिवृत्त मतलब। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष का उम्र तक अपने पदों पर रह सकता है। 65 वर्ष की उम्र पूरा होने के बाद वह इस पद पर नहीं रह सकता। और इसका जो मैक्सिमम उम्र है दोस्तों, वो 65 वर्ष तक का है। 65 वर्ष होने के बाद वह रिटायर हो जाएगा। ठीक है, अब न्यायाधीश को हटाना का कोई प्रक्रिया होता है? कानूनी प्रक्रिया बिल्कुल होता है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश को सरकार अपनी इच्छा से नहीं हटा सकती और सरकार न्यायाधीशों को बिल्कुल नहीं हटा सकती। उसके लिए महाभियोग उस पर भी लगता है। ठीक है ना। उसे हटाने के लिए संसद में विशेष प्रक्रिया पर मतलब पूरी करनी पड़ती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जज बिना किसी दबाव के अपना फैसला दे देता है। और जो ना, जब इसे कोई भी सरकार अपने मन से नहीं हटा सकती है तो जज पे किसी प्रकार का बर्डन नहीं होता, किसी प्रकार का डर नहीं होता और वो बिना दबाव का सभी फैसला को लेता है। अब हम इसकी शक्तियाँ देखते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ क्या क्या है। सर्वोच्च न्यायालय के पास कई महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं। इन्हीं शक्तियों के कारण वह देश का सबसे बड़ा अदालत है। और जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें बहुत महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं, इसीलिए तो उसे सर्वोच्च न्यायालय कहा गया है। सीधे मामले में सुनने की शक्ति, और जो सबसे बड़ा है सुनने की शक्ति। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिन्हें सीधे सर्वोच्च न्यायालय में लाया जा सकता है और कुछ मामले ऐसे होते हैं जहाँ सीधा जो है सर्वोच्च मामले में ना आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा, ना हाई कोर्ट, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। उदाहरण के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच अधिकारों को लेकर विवाद। और सबसे ज़्यादा है जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार लड़ती है कि हम, मेरा ही अधिकार है, मेरा अधिकार है, तो वो सीधा सर्वोच्च न्यायालय का रुख करती है। ठीक है ना। और अपील सुनने की शक्ति है दोस्तों। अपील सुनने की शक्ति को देखते कैसे है। सर्वोच्च न्यायालय देश की सबसे बड़ी अपील की अदालत है। और जो सर्वोच्च न्यायालय सबसे अपील की अदालत है, अगर किसी मामले में उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है और कानून के अनुसार उसके खिलाफ अपील की जाती है तो मामला सर्वोच्च न्यायालय, जैसे क्या गया है यहाँ पे, जो उच्च न्यायालय है, जो हाई कोर्ट है, अगर कोई फैसला दिया है और कानून के अनुसार ना वो खिलाफ अपील माना जाता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। उसको बोल सकता है कि दोबारा उसे सर्वोच्च न्यायालय तक सुना जा सकता है। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय यह देख सकता है कि नीचे की अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही है या नहीं। और फिर से वह जब सर्वोच्च न्यायालय सुनेगा तो उसे देखेगा कि उच्च न्यायालय ने फैसला सही लिया है या नहीं लिया है।
राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति। अब ना दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के पास ना राष्ट्रपति को सलाह देने की भी शक्ति होती है। अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति किसी महत्वपूर्ण कानून या संवैधानिक प्रश्न पर सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायालय से राय मांग सकती है। जो मतलब अनुच्छेद 143 है उसमें राष्ट्रपति का है ना, उसमें जो कानून संवैधानिक प्रश्न, जो राष्ट्रपति तो कानूनी उतने नहीं जानकार होते हैं, तो वो ना सीधा सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी राय ले सकते हैं, उससे मांग सकते हैं और उससे बात कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर देश के सामने कई बड़ी कानून सवाल है और राष्ट्रपति उस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय जानने चाहे तो वे ऐसा कर सकते हैं। और जैसे कि इसका मतलब देश में कोई बहुत बड़ा सवाल आता है, कानूनी सवाल आता है, तो राष्ट्रपति किसके पास जाएगा? क्या आम जज के पास जाएगा, आम वकील के पास जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। वह सीधा सर्वोच्च न्यायालय की रुख पे जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है उस पर मदद करेंगे। मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए रीट जारी करना है। अब ना दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में ना मौलिक अधिकार, जैसे आर्टिकल हम लोग को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसमें से अगर कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार उल्लंघन करती है, उसमें सीधा सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है और उसे बुलाया जाता है। अब अगर किसी व्यक्ति में मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। अगर हमारा कोई मौलिक अधिकार छीनता है तो अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके हम सीधा सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह या सुप्रीम मतलब हाई कोर्ट नहीं जाना, सीधा सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में विशेषज्ञ आदेश जारी कर सकता है। और इस मामले में ना जो सर्वोच्च न्यायालय विशेष आदेश जारी कर सकता है, जिन्हें हम रीट कहते हैं। रीट ठीक है ना। इसमें 5 प्रकार का रीट होता है: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परामर्श, प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण, अधिकार परीक्ष। हम इन सभी बातों को समझते हैं दोस्तों कि संविधान में इस भाषा का मतलब क्या बताया गया। बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसी व्यक्ति को गलत तरीके से बंद किया गया है तो उसे अदालत के सामने लाने का आदेश। दोस्तों ये सब गाँव में देखा जाता है, किसी को ना बिना किसी गलती का ना बंद कर दिया जाता है और उसे ना अदालत में पेश नहीं करता है, तो ना उसमें रीट जारी कर सकता है। कोई भी कोर्ट रीट जारी कर सकता है। उसमें बोला जाएगा कि आप बंदे को मतलब जो इस व्यक्ति को यहाँ पे लेकर आओ। उसके बाद दूसरा देखते हैं दोस्तों, परामर्श। किसी सरकारी अधिकारी या संस्था को उसकी कानून काम करने का आदेश देता है। और सुप्रीम कोर्ट जो है दोस्तों, वो सरकारी अधिकारी जो वो किस तरह काम करेगा, वो कुछ गलत कर रहा है तो वो सीधा आदेश दे सकता है, उसको परामर्श कहते हैं। अब प्रतिषेध, किसी निचली अदालत को ऐसा मामला सुनने से रोकना जा सके उसका अधिकार में नहीं है। अच्छा, इसमें यहाँ क्या कहा गया, जो निचली अदालत है ना दोस्तों, उसमें वो ऐसा मामला नहीं सुन सकता जो उसका अधिकार में है ही नहीं। अब जो हाई कोर्ट में ऐसा मामला आपको सुनने का कोई अधिकार नहीं है तो आप वहाँ पे नहीं सुन सकते हो, तो उसे आपको सर्वोच्च न्यायालय भेजना पड़ेगा। फिर है उत्प्रेषण, निचली अदालत को गलत आदेश का ऊपर की अदालत में मांग कर उसकी जांच करना। अब अगर आप निचली आदेश से मतलब खुश नहीं हो, उसका आदेश जो उसने बताया कि या इसका गलती है या फिर उसका गलती है, आप अगर खुश नहीं हो तो आप ऊपर की अदालत में जा सकते हो, उसकी ऊपर की अदालत में मांग कर सकते हो। अब है अधिकार परीक्ष, या पूछना कि कोई व्यक्ति किसी सरकार पद पर किस अधिकार से बैठा है। अगर कोई व्यक्ति है कोई सरकारी पद पर बैठा है तो उससे पूछ सकता है कि आप किस अधिकार से बैठो, वह सबको सर्वोच्च न्यायालय पूछेगा। इनका मुख्य उद्देश्य लोगों का अधिकार की रक्षा करना है, और जो इनका जो मुख्य उद्देश्य है लोगों के अधिकार का रक्षा करना है। चलिए दोस्तों देखते हैं कानून की जांच करने की शक्ति। ठीक है, संसद और राज्य विधानमंडल कानून बनाते हैं। जो संसद में भी कानून बनता है और राज्य में विधानमंडल राज्य के लिए कानून बनता है, संसद में पूरे देश के लिए बनता है। लेकिन वे संविधान से ऊपर नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय यह देख सकता है कि बनाया गया कानून संविधान के अनुसार है या नहीं। लेकिन जो वो लोग कानून बनाते हैं क्या वो संविधान से ऊपर है? नहीं। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय क्या देखता है कि ये लोग संविधान के अनुसार बनाए या नहीं, किसी का मौलिक अधिकार का हनन तो नहीं किए। अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ पाया जाता है तो न्यायालय उसे अमान्य घोषित कर सकता है। और अगर कोई कानून देश ने या केंद्र सरकार या राज्य सरकार बनाती है और वो संविधान के खिलाफ पाया जाता है तो क्या उसे न्यायालय उसे अमान्य घोषित कर सकता है, उस पर पूरा प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ये उसे लागू ही नहीं होने देंगे। अब विशेष अनुमति से अपील देखते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को विशेष परिस्थिति में किसी न्यायालय या अधिकार के फैसले के खिलाफ अपील सुनने की शक्ति प्राप्त है। और जो अनुच्छेद 143 मतलब 136 है वो सर्वोच्च न्यायालय में विशेष परिस्थितियों, अगर कुछ न्यायालय के अधिकार में कुछ मामले फंस जाते हैं, अपील आ जाती है, तो उसमें ना वह उस परिस्थितियों को सीधा अनुमति से अपील को सुन सकते हैं। सरल भाषा में कहें तो जो बहुत महत्वपूर्ण मामले में सुप्रीम कोर्ट अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करके मामले को सुन सकती है। अगर किसी मामले में जो ज़्यादा आंदोलनकारी हो रहे हैं, जो मतलब हाई कोर्ट वगैरह नहीं समझ पा रहे, तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट अपने अंदर ले सकती है और उस मामले को सुन सकती है। अपने फैसला को दोबारा विचार, और सुप्रीम कोर्ट है ना दोस्तों, अपने फैसले को दोबारा विचार भी कर सकती है। अगर किसी मामले में उचित कारण हो या कोई महत्वपूर्ण गलती सामने आए तो सर्वोच्च न्यायालय अपने पुराने फैसले को दोबारा विचार कर सकती है, और इसे पुनः विचार कहा जाता है। अगर बाई चांस गलती तो सबसे होती है तो सर्वोच्च न्यायालय से भी गलती हो सकती है, या फिर उसमें कुछ महत्वपूर्ण गलतियां दिख जाए या कुछ नया बातें दिख जाए तो उसमें वो पुनः विचार कर सकती है और फैसले को बदल भी सकती है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया अपने फैसले को दोबारा विचार कर। आप सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख कार्य को देखते हैं। ठीक है,
अब हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय देश के लिए कौन-कौन सा महत्वपूर्ण काम करता है। संविधान की रक्षा करता है, बिल्कुल दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय संविधान की रक्षा करता है ताकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार कोई भी कानून ऐसा ना बनाए जिससे पी जनता को हानि हो। सर्वोच्च न्यायालय सबसे महत्वपूर्ण काम संविधान की रक्षा करना ही है। देश के संसद, सरकार और सभी संस्थाओं को संविधान के अनुसार काम करना होता है और जो देश के संसद है और सरकार है, वो सभी संस्थाओं और संविधान के अनुसार ही सब काम करते हैं। अगर कोई संस्था संविधान के खिलाफ काम करती है तो सर्वोच्च न्यायालय उस पर रोक लगा सकता है और अगर कोई संस्था है वो संविधान के खिलाफ काम करती है तो उस पे सर्वोच्च न्यायालय ना बिल्कुल रोक लगा सकती है और मतलब उसमें रोक देगी और उसके बाद उसमें कोई भी जब तक नया बात नहीं बोला जाएगा तब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाएगा। लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, और जैसे जो जनता को मौलिक अधिकार मिले गए हैं उसे उसकी रक्षा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। भारतीय संविधान ने नागरिकों को कई मौलिक अधिकार दिए हैं जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। दोस्तों, हमने जो मौलिक अधिकार है हमने अपनी वीडियो में डिस्कस किया है, उसमें से हमें जितने प्रकार के मौलिक अधिकार मिले, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, उसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उन सभी का रक्षा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। अगर किसी व्यक्ति के इन अधिकारों का उल्लंघन होता है, अगर इस कोई जो इन अधिकार है, जो मौलिक अधिकार दिए, कोई उल्लंघन करता है तो वह न्यायालय का मदद ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ऐसे मामलों में नागरिक के अधिकार की रक्षा करता है और वह सीधा न्यायालय की मदद ले सकता है अगर कोई इन अधिकारों का उल्लंघन करता है तो। और सर्वोच्च न्यायालय जो है वो नागरिकों के अधिकारों का रक्षा करेगा। और संविधान की व्याख्या करना, आप देखते हैं संविधान की व्याख्या कैसे करता है। कई बार संविधान में लिखी किसी बात को लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। जो संविधान में कोई बात होता है दोस्तों, क्योंकि संविधान तो 1900 मतलब 1950 में लागू होता है, उससे पहले लिखा गया था, तो उसमें जो बात लिखी गई है सभी बातों को अलग अलग मतलब निकाल सकते हैं। ऐसी स्थिति में जो सर्वोच्च न्यायालय है यह तय करता है कि संविधान में लिखी उस बात का सही अर्थ क्या है। जैसे मैंने आपको अभी 5 रेट बताया था ना दोस्तों, वह 5 रेट को ना बाद में ही बताया गया, इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है। उसमें जो संविधान है, मूल संविधान, उसमें वह बात नहीं लिखी गई थी, उसमें केवल 5 पॉइंट ही लिखा हुआ था और उस पॉइंट को संविधान का व्याख्या करना वही सुप्रीम कोर्ट ने किया। इसी कारण सर्वोच्च न्यायालय का संविधान का अंतिम व्यवहार का जो व्याख्याकार भी कहा जाता है, और जो व्याख्याकार यानी कि जो विश्लेषण करता है वो अंतिम अंतिम कौन होगा? वो सर्वोच्च न्यायालय होगा। केंद्र और राज्य के बीच में विवाद सुलझाना, और केंद्र और राज्य के बीच में भी सुप्रीम कोर्ट ही विवाद सुलझाती है। भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच अलग अलग शक्तियां बांटी गई है और जो जैसे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में अलग अलग शक्तियां बांटी गई है वो संविधान के अनुसार वो उनके बीच का जो समन्वय भी है ना वो सुप्रीम कोर्ट करती है। अगर केंद्र और राज्य के बीच में कई अधिकार को लेकर विवाद हो जाए तो सर्वोच्च न्यायालय उस पर विवाद का फैसला कर सकती है। और जब राज्य और केंद्र में, राज्य सरकार और केंद्र सरकार में कुछ विवाद हो जाती है तो सर्वोच्च न्यायालय उसका विवाद ढूंढ मतलब उसका फैसला करती है। अब गलत कानूनों को रोकना दोस्तों, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए हर कानून संविधान के अनुसार होना चाहिए। जो संसद में भी कानून बनता है दोस्तों, जो कि लोकसभा राज्यसभा से गुजरता है और राष्ट्रपति में अंतिम तक जाता है, और विधानमंडल जो आने के राज्यों के दौर पे आने के विधानमंडल और सीधा राज्यपाल तक जाता है, उसमें जो कानून बनते हैं वो ना संविधान के अनुसार होना चाहिए। अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ है तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी जांच करेगा और उससे असामान्य कर सकता है। और जब वह कोई कानून है जो संविधान के खिलाफ बनता है तो सर्वोच्च न्यायालय उस पर जांच करेगा और अमान्य घोषित कर देगा और वो उस कानून का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इससे सरकार को अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करने से रोकने में मदद मिलती है और जब सरकार कोई गलत शक्तियों का इस्तेमाल करती है तो इससे रोकने में मदद मिलती है। अब लोगों को जो लोगों की स्वतंत्रता और समानता की सम्मान का रक्षा करना है, ठीक है ना, सम्मान का रक्षा करना है। सर्वोच्च न्यायालय व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और सम्मान को बहुत महत्व देता है। जो सर्वोच्च न्यायालय ना दोस्तों एक प्रति व्यक्ति का जीवन और स्वतंत्र और सम्मान को बहुत महत्व देता है कि सभी को जीवन अच्छा होना चाहिए, सभी लोग स्वतंत्र होना चाहिए और सभी एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के साथ कानून के खिलाफ गलत व्यवहार होता है तो न्यायालय उसकी रक्षा करता है। और जैसे कि कोई व्यक्ति है दोस्तों, अगर कानून उसके साथ गलत करती है, कोई पुलिस वाला गलत करता है तो उसका रक्षा कौन करेगा दोस्तों? न्यायालय ही करता है। पूरे देश में कानून की सही समझ बनाए रखना, और जो पूरे देश में कानून का सही समझ यानी कि जो कोई कुछ गलत ना समझ ले और कोई गलत फैसला ना दे दे, कोई गलत प्रयोग ना करे, उसका समझ कौन बनाएगा? न्यायालय ही बनाता है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला देश का बाकी अदालत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और जो सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला लेगा वो सारे अदालत पर लागू होता है। इससे एक ही कानून की अलग अलग जगह पर अलग अलग व्याख्या होने की संभावना कम हो जाती है और जब सर्वोच्च न्यायालय ही फैसला देता है उसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग व्याख्या करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ही अंतिम फैसला होता है और पूरे देश में कानून की समान समझ बनाने में मदद मिलती है और जो पूरे देश में है वो समान समझ बनाने में मदद मिलती है। अब लोकतंत्र की रक्षा करना दोस्तों, अब देखते हैं लोकतंत्र की रक्षा कैसे करते हैं सर्वोच्च न्यायालय। लोकतंत्र में संसद कानून बनाती है, बिल्कुल, सरकार कानून लागू करता है और न्यायालय कानून की जांच करता है। जैसे लोकतंत्र में क्या है, संसद कानून बनाती है जो कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति होता है और सरकार कानून बना के लागू भी करती है, लेकिन न्यायालय क्या करती है? उसको जांच करती है कि संविधान के खिलाफ तो नहीं है, संविधान के अनुरूप ही होना चाहिए सारे कानून।
सर्वोच्च न्यायालय यह देखने में मदद करता है कि इनमें से कोई भी संस्था अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना करे। और सर्वोच्च न्यायालय क्या देखता है कि जो लोकसभा या राज्यसभा या विधानमंडल है अपना शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना करे। यह सब सर्वोच्च न्यायालय का काम है। इसी तरह यह लोकतंत्र में संतुलन बनाए रखने का काम करता है। और यही सब पॉइंट है जो लोकतंत्र में संतुलन बनाया है। और न्याय दिलाना दोस्तों, अगर किसी प्रति कुछ गलत हो जाता है तो न्यायालय ही उसे न्याय दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय का सबसे बुनियादी काम लोगों का न्याय देना है। और जो सर्वोच्च न्यायालय का सबसे बुनियादी काम क्या है? लोगों को न्याय देना। जब कोई मामला अलग अलग अदालतों से होते हुए सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचता है, इसमें क्या कहा गया? इससे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचता है तो सर्वोच्च न्यायालय उपलब्ध कानून और संवैधानिक के आधार पर अंतिम फैसला देता है। और जब अब लास्ट फैसला कहाँ मिलता है? सर्वोच्च न्यायालय में। तो वही कहा गया कि सबसे लास्ट फैसला सर्वोच्च न्यायालय में ही मिलता है। समाज में कानून को सम्मान बनाए रखना, जब लोगों को यह भरोसा रहता है कि उनके अधिकारों के साथ गलत होने पर अदालत जा सकते हैं, जब जब लोगों को भरोसा होता है ना दोस्तों कि हमारे साथ कुछ भी गलत होगा तो हम कानून की का सहारा लेंगे और सीधा अदालत जाएंगे, तो कानून और न्याय व्यवस्था उनका विश्वास बढ़ाता है। जो तभी ना तो कानून और न्याय हमारा, तब ना हमारा विश्वास कौन जीतता? इस तरह अगर अच्छा रहेगा कानून और अच्छा न्याय व्यवस्था रहेगा तब ना हमारा विश्वास जीत पाएगा। सर्वोच्च न्यायालय इस विश्वास को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और विश्वास को बनाए रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय भूमिका निभाती है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों हम लास्ट टाइम निष्कर्ष को देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। निष्कर्ष, अंत में कहा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण न्यायिक संस्था है। और अंत में क्या, सर्वोच्च न्यायालय ही सबसे बड़ी न्यायिक संस्था है। इसकी जो भूमिका है केवल मामलों का फैसला करने तक सीमित नहीं है। और क्या ये सिर्फ फैसला सीमित करता है कि ये इसका जवाब ये है? नहीं, यह संविधान की रक्षा करता है, नागरिक का अधिकार की रक्षा करता है, कानूनों की जांच करता है, केंद्रों और राज्य का विवाद सुलझाता है और लोकतंत्र में संतुलन बनाए रखता है। इन सभी का काम क्या, इन सभी जो बिंदुओं पर काम कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है, सिर्फ मामलों का फैसला नहीं देता है। इसी कारण सर्वोच्च न्यायालय का संविधान के रक्षक और नागरिकों के अधिकार का रक्षक कहा जाता है। भारतीय लोकतंत्र को मजबूत और सुनिश्चित बनाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो लोकतंत्र का मजबूत बनाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का भूमिका दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।